सो वेलकम बैक। और आज हमारा पहला चैप्टर है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद आज हम पहली क्लास जो है हमारी है रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन काफी फेवरेट टॉपिक है नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी। तो बेसिक अगर इसका हम समझते जाएं तो ये चैप्टर भी कुछ कुछ स्फेरिकल मिरर जैसा ही है और आसान है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बन नहीं सकते। तो बस यही है कि अगर बेसिक एकदम क्लियर हो जाए तो ये चैप्टर फिर ठीक ठाक है, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। ठीक, तो अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो अभी तक हमने देखा था कि लाइट और मिरर सपोज है, तो लाइट जब सिर्फ एक मीडियम में ट्रैवल करती है, लेट अस सपोज वो मीडियम एयर है, लाइट अगर किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हालांकि इस पे भी कई सारी थ्योरीज इसके अगेंस्ट में भी हैं। जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे या इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, पर अभी के लिए तो हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसे कि हम बोलते हैं। ठीक, तो सपोज ये लाइट थी, वो एयर में ट्रैवल कर रही थी और एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी। सामने उसके आ गया, सपोज हमने रख दिया एक ग्लास का स्लैब, तो हुआ क्या, लाइट का अब मीडियम चेंज हो गया। तो अब कुछ लाइट तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये तो हमें पता ही है भाई, रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी। लेकिन लाइट का थोड़ा सा पार्ट ग्लास के अंदर भी जाएगा, क्योंकि वो बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि ग्लास के अंदर क्या है। तो वो ग्लास के अंदर जाएगा देखने के लिए कि ग्लास के अंदर क्या होता है। तो जो लाइट ग्लास के अंदर गई वो अब स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करेगी, मतलब लाइट को जाना था, अगर यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो वो इस पाथ पर जाती जो मैं ये डॉटेड से बना रहा हूं। ठीक है, अगर लाइट यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो लाइट ऐसे आती और सीधे निकल जाती, लेकिन क्योंकि ग्लास आया था तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड। उसे जाना था ऐसे, पर वो ऐसे ना जाके दूसरी तरफ किसी भी तरफ बेंड हो सकती, इधर बेंड हो सकती है या दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी। वो हम जानेंगे कि वो किधर बेंड करती है आगे। पर अभी के लिए बस ये समझो कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो वो अपने पाथ से बेंड होती है। क्लियर? तो लाइट क्या होती है? बेंड होती है। कब होती है? जब उसका मीडियम चेंज होता है, व्हेन इट्स मीडियम चेंजेस, बेंड्स व्हेन मीडियम इज चेंज्ड। ठीक, ये बात समझ में आती है कि मीडियम चेंज होने पर लाइट बेंड होती है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है ये बात? इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? सिंपल। लाइट का जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, लाइट अपने पाथ से बेंड हो गई, इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। डेफिनेशन बना लेना, the bending of path of light when its medium is changed is called refraction of light. Clear? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेंडिंग होती क्यों है? Why does this bending happen? बेंड तो हुई, पर क्यों हुई? Why? तो ये समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। बात समझ में आती है? लाइट जितनी तेज एयर में चल पा रही है उतनी तेज शायद ग्लास में ना चल पाए, या जितनी तेज वो वाटर में चल पा रही है उतनी तेज ग्लास में ना चल पाए। तो व्हेनेवर लाइट का मीडियम चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्लियर?
तो इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को मैं हटाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं कि मीडियम जब चेंज होता है, मीडियम चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। क्लियर है ये बात? और जब भी किसी चीज की वेलोसिटी अचानक से चेंज होगी, अचानक से, बहुत तेज दौड़ रहे हो, अचानक से धीमे होना है, तो तुम अपने पाथ से इधर या उधर मुड़ोगे। प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो सिंस द वेलोसिटी चेंजेस एब्रप्टली, एब्रप्ट वेलोसिटी चेंज, एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी, तुरंत वेलोसिटी चेंज होती है और बहुत चेंज होती है। इसमें चल रही होती है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से, या मान लो चल रही है 10 की पावर 5। तुरंत भी चेंज हुई और बहुत सारी चेंज हुई। तो क्योंकि ये स्पीड चेंज हुई, इसलिए इसका डायरेक्शन भी इसे बेंड होना ही पड़ता है। क्लियर है ये बात? मीडियम चेंज, वेलोसिटी चेंज, बेंडिंग हैपेंस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में आप इस कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जब मीडियम इज चेंज, द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू व्हिच light bends from it, deviates from its original path, which is called refraction. Clear? Refraction का कंसेप्ट समझ में आता है? अब आ जाओ, अब जानना है कि ये कितना बेंड होती है। क्या अपने मन मुताबिक बेंड हो जाती है या कोई रूल है जो इस बेंडिंग को गवर्न कर रहा है? अब समझ लो। तो इसके लिए हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, और बीच में एक लाइन ए बी बनाई है जो मीडियम 1 को मीडियम 2 से सेपरेट कर रही है। तो मीडियम 1 में एक लाइट ट्रेवल होते करते हुए आती है, क्योंकि मीडियम सेम है इसलिए वो सीधी आती है। ठीक, क्लियर? तो CD इज द इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बना देते हैं। तो लेट अस कॉल DE इज द नॉर्मल। तो एंगल CD इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी कॉल इट एंगल I। अब अभी रिफ्लेक्शन छोड़ दो, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही होगा, पर जैसे ही AB पे लाइट टकराई तो कुछ पार्ट लाइट का मीडियम के अंदर भी गया, M2 में भी गया, और क्योंकि मीडियम चेंज हुआ था तो ये अपने पाथ से डिविएट हो गई, और इसे हम डिविएट कर देते हैं इस तरह से। डिविएटेड लग रही है? हाँ, इसे जाना था कहीं और ये चली गई कहीं और। इसे जाना था DE पाथ पे और ये चली गई DF पाथ पे। तो DF इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो CD तो हो गई इंसिडेंट रे, पर DF हो गई रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसे भी R से ही डिनोट करते हैं। क्लियर? तो रूल नंबर 1 कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane. साफ समझ में आती है बात कि ये जो प्लेन ऑफ बोर्ड है, मान लो वहीं पे इंसिडेंट रे भी है, वहीं पे रिफ्रैक्टेड रे भी है, और वहीं पे इंसिडेंट नॉर्मल भी है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट,
दूसरा लॉ कहता है फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया the ratio of किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब अगर M1 और M2 है, इसी मीडियम पे एक लाइट रे आई है, आई है और रिफ्रैक्शन का एंगल है R, और इसी मीडियम में अगर हम इंसिडेंस एंगल को I डैश कर दें और रिफ्रैक्टेड रे एंगल R डैश हो जाए, तो अगर मीडियम का पेयर सेम है, मतलब M1 M2 यहां भी है, M1 M2 वहां भी है, तो जो रेशियो साइन आई बाई साइन आर आ रहा है वही रेशियो साइन आई डैश बाई साइन आर डैश का होगा। मतलब आई अगर चेंज होगा तो आर डैश तो चेंज होगा ही, आई चेंज होगा तो आर तो चेंज होगा ही। ये बात समझ में आ रही है? और वो किस रूल से गवर्न होता है, वो इस तरह से चेंज होता है कि इनका जो रेशियो है, साइन का रेशियो है, वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर ये बात? अच्छा, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज, बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। दिस कांस्टेंट इज नोन एज, मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये इसका कुछ वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे वैल्यू है 0.7, तो 0.7 यहाँ भी आएगी। आई को तुम और बढ़ा दो तो भी 0.7 ही आएगी। मतलब ये वैल्यू M1 M2 के लिए, मीडियम चेंज नहीं करना है, मीडियम सेम, पेयर सेम रखना है। So this constant is known as, ध्यान से समझना, refractive index of second medium, रट लेना इस चीज को, refractive index of second medium with respect to refractive index of, with respect to first medium। ठीक है? मतलब पहली बात साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट रहेगा एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। मतलब एयर वाटर है या वाटर ग्लास है, तो ये साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा रेशियो। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मींस जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। सेकेंड मीडियम मतलब क्या होता है, जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे है। और फर्स्ट मीडियम मतलब क्या होता है, जिसमें कि इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे वाला मीडियम और सेकेंड मीडियम है रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम। ये बात समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? अच्छा, इसी लॉ का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। सो दिस इज टू ऑनर हिज नेम, उनकी तारीफ में ये रखा गया इसका नाम स्नेल्स लॉ। ठीक, स्नेल्स लॉ क्लियर है? साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? अब आ जाओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम साइन बनाते हैं म्यू या एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको यहां आगे लिख देते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाला, अभी और चीजें क्लियर होंगी, उसको पीछे लिखते हैं। तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम
with respect to first medium. क्लियर? इन दोनों बातों का यही मतलब, या तो म्यू बना दो या तो एन बना दो. क्लियर है ये बात? स्नेल्स लॉ समझ में आता है? अच्छा, अब आ जाओ भाई, अब थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और बात करते हैं, ये डायग्राम मिटाते हैं. अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI से डिनोट कर रहा हूं इसमें. ये क्या बताता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्वांटिटी क्या होती है, कैसे स्नेल्स ने इसको कनेक्ट कर दिया. तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इंडिकेट्स द स्लोनेस in velocity of light. It indicates the slowness in velocity of light when it travels from vacuum to any other medium. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि जब लाइट वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रही है तो वो कितनी स्लो हो गई, इसी बात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है. बेसिक मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि जब लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में पहुंची तो वो कितनी स्लो हो गई. अच्छा, हम सबको पता है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम. वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इससे तेज तो लाइट और कहीं नहीं चलेगी. ग्लास में जाएगी स्लो होगी, वाटर में जाएगी स्लो होगी, किसी भी मीडियम में जाएगी स्लो होगी. तो अगर हम लिखें कि लेट अस कॉल मीडियम 1 एक लाइट रे थी, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद वो दूसरे मीडियम में m1 में गई, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तभी बेंडिंग हुई है. तो वैक्यूम में वेलोसिटी c मान लेते हैं और मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 मान लेते हैं. क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v1, refractive index of V1, refractive index of V1 with respect to vacuum क्या होगा? refractive index of medium 1 with respect to vacuum ऐसे डिनोट होगा. अभी सीखा था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना होता है उसको आगे मतलब बाद में लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बताना होता है उसको वैक्यूम में लिखते हैं, उसको पहले लिखते हैं. तो ये क्या बताएगा? ये बता रहा है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि भाई लाइट वैक्यूम से m1 में आई. लाइट कहां से कहां आई? वैक्यूम से m1 में आई. तो इसकी वेलोसिटी कितनी कम या ज्यादा हुई? ऑब्वियसली कम हुई. तो इस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मेन डेफिनेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is called refractive index of medium 1 with respect to vacuum. क्लियर ये बात? मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी. क्लियर? तो वैक्यूम nm1 is equal to c upon v1. इसी तरह से मान लो मीडियम 2 है,
तो हम लिख सकते हैं कि मीडियम 2 है, उसमें वेलोसिटी है v2। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि वैक्यूम nm2, n बना दो, नीटा क्यों बनाना, n से भी डिनोट हो जाता है। वैक्यूम nm2 इज इक्वल टू c अपॉन v2। ठीक, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी कहां पे, न्यूमरेटर में। तो एक सिंपल सा लॉजिक इसी पे बताओ, अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 और मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि लाइट जब 1 से 2 में गई तो कितनी स्लो हो गई। इसका यही मतलब है, लिख लें, when light travels from 1 to 2, how much it is slowed down, कितनी धीमी हो गई वो, how much it slows, यही मतलब हुआ। तो इसको हम उसी लॉजिक से, जो अभी तक लॉजिक समझ रहे थे, उससे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2, लिख सकते हैं। क्लियर, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज व्हाट, इट इज वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। क्लियर। अच्छा, हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आएगा वैक्यूम n m1 डिवाइडेड बाय वैक्यूम n m2 इज इक्वल टू c अपॉन v1 डिवाइडेड बाय c अपॉन v2। तो ये आ जाएगा v2 अपॉन v1 आ जाएगा। इसी को पलट लो, m2 m1 कर लो तो ये v1 अपॉन v2 आ जाएगा। मतलब कि m2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब m1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट से डिवाइड किया गया तो हमें क्या मिला, v1 अपॉन v2, जो कि क्या होता है 1n। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम when divided by refractive index of m1 with respect to vacuum gives us refractive index of second medium with respect to the first medium। बात समझ में आई, बात समझ में आई। मतलब अगर मैं कहूं कि एक मीडियम A है, m1 ही मानते हैं, m1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/4 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक, और m2 है 4/7 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। 3/4 हो गया, 4/7 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब मुझे ये बताओ m1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या m2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू m1, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है भाई, m2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो m2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम का है उसे हम m1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, है सिंपल फॉर्मूला, अभी तक जिस तरह से धीरे धीरे हम चलते जाएंगे। मेन फॉर्मूला यही होता है भाई कि किसी, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है
उसकी वेलोसिटी को तुम डिनोमिनेटर में रख दो और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको तुम न्यूमरेटर में रख दो। क्लियर? क्लियर है ये बात? तो एक और बात हमें अभी ये समझ में आ गई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। क्या है ये? रिलेटिव क्वांटिटी। और इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो ये, क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज का, तो इट इज अ यूनिटलेस होती है। डायमेंशन की बात की जाए तो m0 l0 t0, तो यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहां से होगी? ठीक, आ सकता है क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और बात करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ को हम साथ में लाते हैं। ये है एयर और यहां पे है ग्लास। एक लाइट रे ऊपर से आई, मैं एक्चुअल पाथ भी बना देता हूं। ठीक, ए भी एक लाइट रे आती है और बी पॉइंट पे मैं नॉर्मल बना देता हूं। नॉर्मल हो गई एन एन डैश। अब ए बी को जाना था BC पे, पर यहां मीडियम चेंज हुआ है इस लाइन पे, तो ये अपने पाथ से डिविएट होगी। अब ये डिविएशन किधर होगा? देखो दो डिविएशंस पॉसिबल है, या तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक, तो केस 1 समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये नॉर्मल से, अभी मीडियम m1 m2 रखते हैं, ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो जब लाइट रे नॉर्मल से दूर गई, मान लो चली गई, तो हुआ क्या? ये था अपना एंगल I। जब ये था I तो ये भी रहा I। ठीक, और ये हो गया R। ठीक, तो तुम देख पा रहे होगे कि इफ लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब लाइट कहां जा रही है? नॉर्मल से दूर जा रही है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। क्लियर? एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। इसका मतलब अगर मैं लिखूं साइन I अपॉन साइन R, ठीक, साइन I अपॉन साइन R लिखा मैंने, ये क्या बताता है हमें? ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला पहले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला बाद में। क्लियर? अच्छा, अब हमें पता है कि साइन R इज ग्रेटर देन साइन I, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है तो साइन I की वैल्यू
साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्लियर? 1 से छोटी होगी। क्लियर है? अब इसको मैं वापस से फिर से एयर कर देता हूं और इसको मान लेता हूं मैं, या m1 m2 ही रहने दो अभी। ठीक, तो इफ r इज ग्रेटर देन i, r कब बड़ा होगा? जब ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो हमें पता है कि साइन i इज लेस देन साइन r, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस देन 1 है तो नॉर्मल से लाइट रे दूर जाएगी। तो जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होता है, मतलब 1 μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज लेस देन 1, मतलब 1 μ2 को अभी हमने क्या लिखा था? पिछले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? Ri of second with respect to vacuum upon Ri of first with respect to vacuum, यही लिखा था। Ri of 2 with respect to vacuum, अब सिर्फ Ri of 2 मतलब Ri of 2 with respect to vacuum, मतलब if 1 μ2 is less than 1, so Ri upon 2 is less than 1। क्लियर? बात समझ में आई? क्या पढ़ा हमने कि लाइट रे जो थी वो नॉर्मल से दूर गई, जैसे ही नॉर्मल से वो दूर गई तो R की वैल्यू ज्यादा हो गई I से, R की वैल्यू ज्यादा हो गई I से, तो साइन R भी साइन I से ज्यादा हो गया। तो साइन I बाई साइन R किससे कम हो गया? 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा था। अच्छा, साइन I बाई साइन R ही होता है 1 μ2, तो 1 μ2 लेस हो गया 1 से। अच्छा, 1 μ2 क्या होता है? 1 μ2 होता है Ri of 2 with respect to 1 with respect to vacuum और Ri of 1 with respect to vacuum, क्योंकि सारे डेटा हम with respect to vacuum क्वेश्चन में दिए होते हैं मोस्टली। तो इस बात का मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब हो गया, हाँ जाओ, कि Ri of 2 is less than Ri of 1, मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट से छोटा है। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर। क्लियर है ये बात? ऑप्टिकली रेयरर। तो मीडियम 2 क्या हो गया? ऑप्टिकली रेयरर, और इसी लॉजिक से मीडियम 1 क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर? इसका मतलब जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट आती है तो वो बेंड करती है नॉर्मल से अवे। क्लियर? ये लॉजिक क्लियर है? अभी तक पढ़ते थे कि डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, बस पढ़ लिया। क्यों हो रहा है? स्नेल्स लॉ की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कंसेप्ट है कि अभी वेलोसिटी में भी आता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का कम है किसी और के रिस्पेक्ट में, तो वो चीजें नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि इफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसी में समझ लेते हैं, इफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, मुड़ दो नॉर्मल की तरफ भाई, जाना था यहां, जा रहे हैं यहां, और इस बार ये एंगल ब्लू से बना देता हूं, हो गया आर। तो अब देखो आर क्या हो गया? आई से छोटा हो गया। आर क्या हो गया भाई? आई से छोटा हो गया।
गया। इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर 1, आई बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया 1 से, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब 1 ये 2 बड़ा हो गया। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बड़ा हो गया। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बड़ा हो गया 1 से। और जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर, और जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर। इसका मतलब जो बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली, क्या हुआ इसमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया ना, नहीं कम होगा ना, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स should be greater than 1। हाँ 2 का बड़ा है तो 2 is optically denser and 1 is optically rarer। क्लियर? मतलब जब डेंसर से रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल की तरफ घुसेगी। क्यों? क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ पता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? साइन आई बाई साइन आर के लॉजिक से हम ये कह सकते हैं। क्लियर? समझ में आती है ये बात? अच्छा, एक और चीज है ना, वेलोसिटी के टर्म्स में इसे समझते हैं। तो फिर से मान लो इस बार लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल मींस दैट 1 and 2 is greater than 1। 1 and 2 is greater than 1। अच्छा 1 and 2 क्या होता है भाई, ये क्या होता है, v1 upon v2 is greater than 1। 1 and 2 मतलब क्या होता है, v1 upon v2, velocity in medium 1 upon velocity in medium 2, मतलब v1 is greater than v2। क्लियर? और 1 and 2 मतलब क्या हुआ, 1 and 2 मतलब क्या था, v1 is greater than v2। इसका मतलब लाइट v1 में इजीली चल पा रही थी, मीडियम 1 में आसानी से चल पा रही थी, इसीलिए मीडियम 1 क्या हुआ, मीडियम 1 क्या हुआ, ऑप्टिकली रेयरर। क्या हुआ, ऑप्टिकली रेयरर। और मीडियम 2 क्या हुआ, इसमें स्लो चल रही, ऑप्टिकली डेंसर। तो जब भी अभी देखो डेंसर से रेयरर से डेंसर में लाइट गई, इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो ऑप्टिकली रेयरर मतलब क्या होता है, जहां पे लाइट तेजी से चल पाती है, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। और ऑप्टिकली डेंसर मतलब लाइट की वेलोसिटी कम होती है, धीमे चलती है ये। ठीक, अब रेयरर, डेंसर, नॉर्मल, स्नेल्स लॉ, μ1, μ2 होपफुली ये क्लियर है। तो इसके नोट्स आप बनाते रहा करो साथ में, तो ये और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। अब जब आगे मिलेंगे तो हम रिफ्रैक्शन कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे, और उसमें एक टॉपिक आता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस, बिकॉज ये इनिशिएटिव ऐसा है कि इसमें A to Z सारी चीजें कवर होंगी और ये बिल्कुल फ्री चलेगा, इस बात की आप गारंटी ले लो। ठीक है, एकदम फ्री, मतलब आई प्रॉमिस यू ऑन दैट, एक पेनी भी नहीं चार्ज की जाएगी। Just keep liking and subscribing the channel and videos. Thank you.